तो ये हमारा आज का टॉपिक है व्हेन कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड। आपको मैंने समझाई थी एक बात कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो जो पेरेंट क्लास की चीज़ें होती हैं वो सारी चाइल्ड के पास आ जाती हैं, इवन कि उसके कंस्ट्रक्टर्स भी इसके पास आ जाते हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर है। जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दोनों चलेंगे, पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी चलेगा, चाइल्ड वाला भी चलेगा। कंस्ट्रक्टर की तो आपको पता है ना, कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। वो ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनाते हुए। तो अब चाइल्ड के पास पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर है, अपना भी है। और अगर फर्ज करें कि चाइल्ड की फर्दर आगे चाइल्ड आ गई है, एक तीसरी चाइल्ड आ गई है, तीसरा लेवल, तो उसके पास तो 3 कंस्ट्रक्टर हो जाएंगे। तो फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, कौन सा बाद में, ये इस टॉपिक का पर्पज़ है। समझ आ गई बात? तो हम पहले एक हायरार्की क्रिएट करते हैं। ये हमने क्लास क्रिएट की है, उस क्लास का नाम क्या है, ए, और ये उसका कंस्ट्रक्टर है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। जस्ट 1 लाइन लिखी है इसमें हमने, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसी तरह हम बनाते हैं एक और क्लास। इस क्लास का नाम हम रखेंगे बी। ठीक है, क्या नाम रखा है? और इसी तरह हम इसको हम करवा देंगे एक्सटेंड, किससे? ए से। तो अब ये बी जो है बन गई चाइल्ड, किसकी चाइल्ड? इसी तरह एक और क्लास बनाई, उसको किससे इनहेरिट कर लिया? ये होगी मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ए पेरेंट है, फिर आगे बी चाइल्ड है ए की, फिर आगे सी चाइल्ड है बी की। तो जब हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी के पास तो 3 कंस्ट्रक्टर आ जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। तो फिर जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन से वाला कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, ये भी पता लग जाएगा हमें। हमने सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया नया, बस हमने ये एक लाइन लिखी है सी, आगे ऑब्जेक्ट का नाम हमने ओबीजे लिख दिया, आप जो मर्जी लिख दें, न्यू सी। तो जैसे ही आप ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 3 कंस्ट्रक्टर्स चलेंगे। अब देखते हैं इनमें से पहले कौन चलता है। हाँ जी, पहले कौन सा चला? ए वाला। तो इट मीन्स कि अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस क्लास की जो सबसे टॉप लेवल पेरेंट होगी, सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर उससे जो नीचे वाली पेरेंट होगी फिर उसका चलेगा, फिर उससे नीचे वाली का, सो ऑन, हत्ता कि जो एंड वाली क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड ओवरराइडिंग। इसका आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है पहले से ये समझ लें आप। ये हमने मेंबर्स बनाए, किस किस के, ऐसे बना क्या देख लेते हैं, चल गए वैसे भी चल गए, ये नीचे मैंने वैसे ही बनाया। अच्छा, मेंबर्स बना लिए। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, वाइड शो, सही है, वाइड शो। और इसमें हम क्या प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ए इज इक्वल टू, आगे ए की वैल्यू। ठीक है, पहले हम इस फंक्शन का नाम प्रिंट लिखते थे, आज मैंने शो लिख दिया। आप प्रिंट ही लिख लें, मुझे कोई मसला नहीं है।
हाँ जी, ठीक है। अब ये देखें आप कि पेरेंट क्लास के अंदर भी शो नाम का फंक्शन है और चाइल्ड के अंदर भी शो नाम का फंक्शन है। हो गया मसला। और ये इनके पैरामीटर्स में भी फ़र्क नहीं है। तो जब आप जानते हैं पेरेंट क्लास जब इनहेरिट करती है, चाइल्ड जब इनहेरिट करती है पेरेंट को, तो पेरेंट की सारी चीज़ें चाइल्ड के पास आती हैं। तो ये फंक्शन आना है चाइल्ड के पास, जबकि चाइल्ड के अपने पास भी ये फंक्शन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जब मैंने समझाया थी आपको ये बात, सुपर वाली मैंने बात, जब सुपर मैंने समझाया था आपको, तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि इट इज़ पॉसिबल कि पेरेंट के पास जो मेंबर है उसी सेम नेम का मेंबर चाइल्ड के पास हो। बताया था ना। तो फिर उसमें अगर आपने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, इस क्लास के अंदर रहते हुए अगर आप शो का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, पेरेंट वाला कॉल नहीं होगा। लेकिन अगर आप पेरेंट वाला कॉल करना चाहते हैं तो सुपर डॉट शो लिखेंगे तो पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा। ये बताई थी मैंने चीज़ आपको। लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने मेथड ओवरराइड कर दिया। क्या कर दिया? ये ऑलरेडी पेरेंट क्लास के अंदर शो फंक्शन था, आपने चाइल्ड के अंदर जाके कर दिया उसको ओवरराइड। ओवरराइड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसका नाम सेम होना चाहिए और उसके पैरामीटर सेम होने चाहिए। ये भी शो था और एम्प्टी पैरामीटर के साथ था, ये भी शो है और एम्प्टी पैरामीटर के साथ है। समझ आ गई बात? तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिख दिया ये वाला, तो अब ये मेथड ओवरराइडिंग नहीं हुई। अब ये क्या हो गया? अब ये मेथड ओवरलोडिंग हो गई है। क्या हो गया? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है? सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। अब ये दोनों फंक्शन यूँ समझ लें अलग-अलग है। अब ये सेम फंक्शन नहीं था। वैसे तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है? नेम भी सेम होता है, पैरामीटर भी सेम होता है। तो उसमें क्या होता है? उन दोनों में से सिर्फ एक ही कॉल हो सकता है। दोनों में से एक वक्त में सिर्फ एक ही कॉल हो सकता है। लेकिन ओवरलोडिंग में यूँ समझ लें कि जैसे चेक बॉक्स होता है और रेडियो बटन होता है। वेब प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, फॉर्म्स के अंदर टॉपिक पढ़े थे, चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स। चेक बॉक्स एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट हो सकते हैं ना, रेडियो बटन्स ऑप्शन होते हैं उनमें से एक सिलेक्ट होता है, सारे नहीं सिलेक्ट होते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग यही चीज़ है, एट अ टाइम इन सब में से सिर्फ एक नहीं चल रहा है। और जो ओवरलोड की होती है वो एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, उसमें एक से ज़्यादा भी चल सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये आपने याद रखना है। ओवरलोडिंग में नेम सेम होता है, पैरामीटर्स डिफरेंस होता है, और ओवरराइडिंग में नेम भी सेम होता है, पैरामीटर्स भी सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी फ़िलहाल इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देखें यहाँ पे अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल उसका नाम क्या है? B1, सही है। और यहाँ मैं लिखता हूँ B1 डॉट शो। क्या लिखता हूँ? B1 डॉट शो। अब मेरे पास शो एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब इनमें से देखते हैं कौन सा वाला चलता है। C0 D0, ये कौन सा वाला चला है? ये वाला चला, सही है। बिकॉज जब आप बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं ना, तो उसने अपनी क्लास वाला शो कॉल करेगा, फिर वो पेरेंट वाला शो नहीं कॉल करेगा। हाँ, इसके अंदर रहते हुए आप कह सकते हैं सुपर डॉट शो। चाइल्ड के शो के अंदर रहते हुए आप पेरेंट वाला शो कॉल कर सकते हैं, सही है। अब खाली शो लिखेंगे तो अपने आप कॉल करेगा। अरे यहाँ पे ये गलती नहीं करना, ये वाली गलती यहाँ पे नहीं करना। ये पता क्या किया आपने? ये रिकर्सिवली कॉल हो गई, ये रिकर्जन अप्लाई हो गई। यहाँ पे एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ये चीज़ पॉसिबल है प्रोग्रामिंग में, इस अमल को हम कहते हैं रिकर्जन। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिकर्जन में एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, तो वो आप ऐसे नहीं कॉल कर सकते, उसके लिए ज़रा ध्यान से कॉल करना पड़ता है, वरना वो फिर वो इनफाइनेटली चलना शुरू हो जाता है। और ये कभी अमल रुकना, ये इसको रन करूँगा ना तो ये आपका प्रोग्राम इनफाइनेटली चलना शुरू हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो फिलहाल आपने ये काम नहीं करना। अभी मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? पेरेंट वाले शो को। किसको कॉल कर रहा हूँ? ये ले, पेरेंट वाला भी आ गया और चाइल्ड वाला भी आ गया। क्लियर? तो मेथड ओवरराइडिंग समझ आई? अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको 2-3 जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर था ना, उसमें मैंने प्रिंट वाले फंक्शन बनाए थे। पर्सन क्लास में भी प्रिंट लिखा था, स्टूडेंट क्लास में भी प्रिंट लिखा था। मैंने कहा था ये स्टूडेंट वाली क्लास का जो प्रिंट करते हैं तो वो सिर्फ अपनी चीज़ें प्रिंट कर रहा है, पेरेंट वाली चीज़ें प्रिंट नहीं कर रहा। तो उसका हल क्या है? हल उसका मैं भी कहा था, नेक्स्ट देखेंगे इसको। हल इसका ये था मेथड ओवरराइडिंग, कि चाइल्ड के अंदर जाकर प्रिंट फंक्शन दोबारा लिखें और जो जो चीज़ें नहीं प्रिंट हो रही वो सारी प्रिंट करते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखें चाइल्ड जो है बी क्लास है, इसके पास सिर्फ अपने मेंबर नहीं है, इसके पास एक भी मेंबर है। अभी आपके सामने मैंने सुपर डॉट शो लिखा था ना, उसने पेरेंट वाला फंक्शन भी कॉल कर लिया, तो पेरेंट वाली चीज़ें नहीं आ गई सारी उसके पास। सही है, ये हल, उसका हल ये था। अच्छा आगे चलते हैं। डायनेमिक मेथड डिस्पैच।
इसको लेट बाइंडिंग भी कहते हैं, रन टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं। तो ये वैसे तो उसका नाम बड़ा खौफनाक किस्म का लग रहा है, लेकिन इतना खौफनाक है नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। जी क्या ये हायरार्की समझ आ गई सारी, इसमें मसला? अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं इस जगह पे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि पेरेंट क्लास का वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकता है। ये मैंने लास्ट टाइम समझाई थी बात, और ये वही बात यहाँ पे यूज़ होने लगी है। देखें, आपने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या रखा आपने? ए बन गया। फिर आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या रखा आपने? बी बन गया। सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम आपने क्या रखा? सी। फिर आपने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किस क्लास का? ए का, उसका नाम क्या रखा? फॉर एग्जांपल एक्स। सिर्फ आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल भी बना है और ऑब्जेक्ट भी बना है। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी सारी, कि रेफरेंस वेरिएबल अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है। एक ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा रेफरेंस वेरिएबल भी पॉइंट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे खैर आपने ये तो क्लियर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं आपने रेफरेंस वेरिएबल के साथ। यहाँ पे जस्ट आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, जस्ट पॉइंटर वेरिएबल बनाया, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। अब आप देखें नेक्स्ट काम क्या कर रहा है? एक्स इज इक्वल टू ए। क्या मतलब इसका? एक्स इज इक्वल टू, आपने कहा जी कि ए जिसको पॉइंट कर रहा है ना, एक्स को भी उसको ही पॉइंट करवा दो। ए किसको पॉइंट कर रहा है? ए क्लास के ऑब्जेक्ट को, ऐसे ही है ना? तो अब एक्स किसको पॉइंट करेगा? ये भी इसी को पॉइंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स डॉट शो, तो ये किसको कॉल करेगा? कौन सी वाले शो को कॉल करेगा? ए वाले शो को, बी वाले शो को, या सी वाले शो को? अभी एक्स किसको पॉइंट कर रहा है? किस ऑब्जेक्ट को? इसको पॉइंट कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू ए, और ए किसको पॉइंट कर रहा है? ए क्लास के ऑब्जेक्ट को। अब देखते हैं ये किसको कॉल करता है। ये क्या प्रिंट हुआ है? A0 B0, मतलब ये यहाँ से कॉल हुआ है, ये वाला कॉल हुआ है। अच्छा, अब आप देखें ज़रा नेक्स्ट, एक्स इज इक्वल टू बी एक्स डॉट शो। ये इस लाइन पे गौर करें और इस लाइन पे गौर करें, इनमें कोई फ़र्क है? लेकिन फंक्शन दूसरा कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले x पॉइंट कर रहा था a वाले इसको, अब x किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। ठीक है, तो ये लाइन सेम है लेकिन ये डिफरेंट वेरिएशंस को कॉल करेगी। अब देखें ज़रा दोबारा, ये देखें पहले वो a वाली कॉल हुई थी, वो तो आपको पता लग गया था। उसके नीचे ये b वाली कॉल हुई है। अगर हम इसको फ़िलहाल इसको कमेंट आउट कर दें, सही है। अब देखें क्या आउटपुट आएगा, बताएं ज़रा। अच्छा, इसी तरह अगर आप इसको x को c को पॉइंट करवा दें, अभी किसको कॉल करेगा? तो इट मीन्स कि इसे हम कहते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच। रन टाइम पे जाके कंपाइलर ने डिसाइड करना है कि शो कौन सी वाली क्लास से कॉल होगा। मेथड ओवरराइडिंग की है आपने, एक फंक्शन को एक या एक से ज़्यादा बार आपने ओवरराइड कर दिया है, और डिफरेंट वेरिएशंस हैं एक मेथड की, क्लास वाइज डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अब ये कंपाइलर ने डिसाइड करना है रन टाइम पे कि आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है, बी को या सी को। तो जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसका वाला मेथड कॉल करेगा। क्लियर? चले, ख़त्म हो गया लेक्चर।